आप शेडिंग तो करते हो लेकिन वो शेडिंग फ्लैट लगता है, उसमें वॉल्यूम नहीं आता, वो 3D फील नहीं आता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शेडिंग करते टाइम वैल्यूज़ को कैसे समझना है। ये सेम क्वेश्चन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का था एंड आई एम श्योर ये सेम क्वेश्चन आपका भी होगा। तो चलो आज के इस वीडियो में इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ, वो भी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। इस वीडियो में मैं क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए एक आई को सेट करके बताऊँगा। और एक चीज़ नोट करना, इस शेडिंग में हम लोग कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे। आपको पूरा फोकस अपने पेंसिल स्ट्रोक के ऊपर देना है और ओवरऑल वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके यहाँ पर आपको सेटिंग करना है। सारा प्रोसेस यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इसको फॉलो जरूर करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपके रेफरेंस में सबसे डार्क एरियाज कौन सा है। जैसे इस रेफरेंस में सबसे डार्क एरियाज आइरिस का पार्ट है, तो वैल्यू स्केल में नंबर 1 वैल्यू जो कि सबसे डार्क होता है वो इसी आइरिस के पार्ट में आएगा। और उसके साथ आईब्रो एंड ईयर्स का पार्ट में भी नंबर 1 वैल्यू ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टेलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और सबसे पहले जो आइरिस का पार्ट है उसको मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो आइरिस पूरा डार्क नहीं होगा, यहाँ पर आइरिस में भी हाईलाइट भी है और साथ में एक मिड टोन भी है, तो उसको समझ के आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप पूरे आइरिस को एकदम डार्क करके रख दोगे। आपको हाईलाइट को छोड़ के एंड मिड टोन को अच्छे से ग्रेडियंट में सेट करके फिर आइरिस को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी आइस में मैं इस वाइट पोर्शन को सेट कर रहा हूँ जिसको स्क्लेरा कहते हैं। मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो इस वाइट पोर्शन को वाइट छोड़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्योर वाइट नहीं होता, इसमें भी एक ग्रेडियंट एक शेड होता है। अगर आपने आई एनाटॉमी को स्टडी किया तो अब तो आपको पता है कि आई बॉल एक स्फीयर शेप का होता है, तो किसी भी स्फीयर ऑब्जेक्ट में जब भी लाइट आता है तो उसमें एक ग्रेडियंट होता है डार्क टू लाइट। तो यहाँ पर भी आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक ग्रेडियंट दिखेगा। ऊपर की तरफ हल्का डार्क है, फिर थोड़ा लाइट है। ठीक है, एंड नीचे की तरफ भी हल्का डार्क टू लाइट जा रहा है। एंड लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो हल्का सा लाइट है और राइट साइड का पार्ट हल्का सा डार्क है। तो इन वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लासिकल अप्रोच में हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं। आज के इस पूरे डेमो में मैं आपको क्लासिकल अप्रोच ही सिखा रहा हूँ। अब क्लासिकल अप्रोच में क्या होता है, क्लासिकल अप्रोच में सबसे पहले आपको डार्क पार्ट को सेट करना पड़ता है, फिर मिड टोन एंड लाइट टोन सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, एंड जो आपका एक्सट्रीम डार्क एंड एक्सट्रीम लाइट पार्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा। इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहले जब आप डार्क टोन को करोगे तो आपको पता होगा कि आपके इस पूरे आर्ट वर्क में इससे ज़्यादा डार्कनेस और कहीं पर भी नहीं आएगा। जितना भी वैल्यू है वो आपके एक्सट्रीम डार्क से थोड़ा लाइट ही होगा। ठीक है, चाहे वो मिड वैल्यू हो या पर डार्क वैल्यू हो, इससे आपके आर्ट वर्क में ओवरऑल जो वैल्यू है वो सही रहता है। और क्लासिकल अप्रोच आपको ये भी सिखाता है कि आपको मटेरियल्स के ज़्यादा अपने टेक्निक के ऊपर फोकस करना है। चाहे आप किसी भी मीडियम में काम कर, तो आपको अपने वैल्यूज़ के ऊपर, अपने टेक्निक के ऊपर और ओवरऑल जो प्रोसेस है उसके ऊपर पूरा अच्छे से फोकस करके स्टेप बाय स्टेप काम करना है। आई बॉल को सेट करने के बाद अभी मैं इस पार्ट को देख रहा हूँ। अभी सबसे पहले इसका वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अभी इस पार्ट का वैल्यू नंबर 4 बॉक्स के साथ मैच कर रहा है। अभी मैं वही सेम वैल्यू इसी एरिया में करूँगा। ठीक है, यहाँ पर साइड में मैं वैल्यू स्केल को भी रख रहा हूँ ताकि मैं कंपेयर करके देख पाऊँ कि सेम वैल्यूज़ मैं इसी एरिया में करूँ। ठीक है, अभी वैल्यू स्केल को साइड में रख के फ़ोन नंबर का जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। अभी इसको सेम डार्कनेस में लाने के लिए मैं इसको ये लेयर बाय लेयर काम करूँगा। इसमें आपको पेशेंस का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर काम करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ओके, अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अपने सेटिंग को इम्प्रूव करना है तो थोड़ा सा टाइम दे के आपको इस टेक्निक को अच्छे से करना है। ठीक है, डार्क टू लाइट यहाँ पर एक ट्रांजिशन भी आ रहा है। ठीक है, अभी सबसे पहले इस डार्क एरियाज को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैं वैल्यू स्केल का यूज़ कर रहा हूँ और धुंधली आंखों से आपको देखना है। आप अपने आंखों को बंद करके जस्ट चेक करो कि कौन सा वैल्यू इसके साथ मैच कर रहा है। जो वैल्यू आपका मैच कर रहा है उसको ही आपको इसी एरिया में सेट करना है। ठीक है, जब आप वैल्यू स्केल के साथ इसको चेक करते हो ना, आपको पता होता है कि ये सेम वैल्यू, ये सेम डार्कनेस यहाँ पर आएगा, तो आपको डरना नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत लोग ना डर जाते हैं कि हम लोग ज़्यादा अगर डार्क कर दे तो हम लोग का ड्राइंग ख़राब हो जाएगा, और इसके चक्कर में वो लोग अपने वैल्यूज़ को लाइट छोड़ देते हैं, डार्क करते नहीं है, और इसके कारण उनका ओवरऑल आर्ट वर्क पूरा फ्लैट लगता है। मैंने ऐसा बहुत सारा अपने स्टूडेंट का काम देखा है और वहाँ पर उनका मिस्टेक यही होता है कि वो लोग वैल्यू जितना डार्क होना चाहिए उतना डार्क करते नहीं है। तो ऐसे अगर आपने चेक किया वैल्यू स्केल के साथ तो आपको पता होगा कि इतना डार्क होगा, तो उतना डार्क करने के लिए आप डरोगे नहीं।
और अगर आपको इस वैल्यू स्केल का रेफरेंस चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम एंड वैल्यू स्केल टाइप करके मुझे सेंड कर दो, मैं वैल्यू स्केल का रेफरेंस आपको सेंड कर दूंगा। अब देखो शेडिंग में लोग अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं, अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको शेडिंग को बहुत ही इम्प्रूव कर सकता है। सिंपल सा चीज़ है, जब भी आप सेट करो तो एक बार में शेडिंग को डार्क नहीं करना, आपको उसको लेयर वाइज लेयर डार्क करना है। अगर आपको लग रहा है कि और थोड़ा डार्क होगा तो आप और लेयर दोगे, अगर और डार्कनेस चाहिए तो और लेयर करके आप उसको और डार्क करोगे। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, देखो सबसे पहले जो आपका पेपर होता है वो डैमेज नहीं होता। अगर आपने एक बार में पेपर के ऊपर प्रेशर का अप्लाई करके डार्कनेस कर दिया तो उससे आपका पेपर डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और जो भी आप शेडिंग करते हो पेपर उसको अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाता। और सेकेंडली वैल्यू एडजस्टमेंट में बहुत ही हेल्प होता है कि कोई भी वैल्यू अगर आपको लाइट लग रहा है तो उसमें आप और लेयर करके उसको डार्क कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार में उसको डार्क कर दिया तो फिर उसको लाइट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब भी आप सेटिंग करो तो आपको लेयर वाइज लेयर करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और मैं आप सबको एडवाइस दूंगा, अगर आपको सेटिंग को सीखना है ना तो क्लासिकल अप्रोच के साथ ही सीखो, क्योंकि जितने भी आर्ट के एटेलियर्स है, आर्ट के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी इस क्लासिकल अप्रोच को सिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखते हो, कैसे ड्राइंग करना है, कैसे आपको वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना है, कैसे ट्रांजिशन लाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हम लोग कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, वो ब्लेंडिंग टूल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। देखो जब भी आप शेडिंग करोगे तो ब्लेंडिंग टूल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका पेंसिल स्ट्रोक, कैसे आप स्ट्रोक लगा रहे हो, कैसे आप शेडिंग कर रहे हो। और क्लासिकल टेक्निक में हम लोग अपने मटेरियल्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं। जिस पेंसिल से आप चला रहे हो उस पेंसिल का स्ट्रोक मैटर करता है, कितना प्रेशर आप लगा रहे हो उस पेंसिल में वो मैटर करता है, ना कि आप कितना अच्छे से उसको ब्लेंड कर रहे हो। ठीक है, अगर शेडिंग आपका रफ भी लग रहा है फिर भी उसमें वो वॉल्यूम, वो कैरेक्टर, वो ब्यूटी आ जाता है अगर आपने आपके स्ट्रोक को अच्छे से लगाया तो। और हम जितने भी फॉरेन्स के एटेलियर में जाओगे वहाँ पर क्लासिकल अप्रोच को ही सिखाया जाता है। ठीक है, और जैसे यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप का आपको टेक्निक मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो सारा टेक्निक गलत है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसको करने से पहले शेडिंग का जो फंडामेंटल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो आपको पता है कि नहीं। अगर आप शेड कर रहे हो तो वैल्यूज आपका सही होना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम लाना है तो उसका ट्रांजिशन आपको सही से करना आना चाहिए। ठीक है, ये सारा जो प्रिंसिपल्स है ये आपका सही होना चाहिए, तभी आपका शेडिंग इम्प्रूव होगा। उसके बाद जाके अगर आप पाउडर का यूज़ कर रहे हो, आप ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ तब जाके आपको ड्राइंग को हेल्प करेगा, आपको शेडिंग को हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने इन स्टेप को बिना फॉलो करके डायरेक्ट ब्लेंडिंग स्टेम से आप सेटिंग कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि उससे आपका सेटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो चीज़ आपके सेटिंग को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। ठीक है, अभी जितना भी डार्क पार्ट था उसको मैंने कर लिया, अभी जो लाइट पार्ट है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सेम मैं वैल्यू स्केल का फिर से यूज़ कर रहा हूँ और जितना भी लाइटनेस यहाँ पर आ रहा है वो सेम लाइटनेस को यहाँ पर देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका लाइट एंड डार्कनेस आपका सही होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको रियलिस्टिक सेटिंग करना है तो, अगर आपको अपने सेटिंग में वॉल्यूम लाना है तो। अभी सेम वे में मैं इसको भी लेयर वाइज करूँगा, जितना भी लाइट हो या पर जितना भी डार्क हो आपको लेयर वाइज ही करना है। ठीक है, लेयर वाइज लेयर इसको मैं सेट करूँगा और मुझे अगर इसको स्मूथ करना है तो उसके लिए मैं सर्कुलर स्ट्रोक का यूज़ करूँगा इसको स्मूथ करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो अपने शेडिंग को मास्टर करने के लिए तो आप मेरा इस पोर्ट्रेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई कि आपको कौन से मटेरियल्स यूज़ करना है, किसी भी पोर्ट्रेट को आप कैसे फ्री एंड ड्रॉ कर सकते हो, फीचर्स को, एनाटॉमी को आपको कैसे स्टडी करना है, शेडिंग स्ट्रोक को आपको कैसे मास्टर करना है, और साथ में रियल टाइम डेमो के साथ मैंने हर एक पार्ट को सेट करके बताया है। और उसके साथ आपको 2 पोर्ट्रेट डेमोस्ट्रेशन भी मिलेगा, वो भी रियल टाइम में। अगर इस कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट करना। अभी फिर से मैं वैल्यूज़ को चेक कर रहा हूँ और अगर मुझे लग रहा है कि वैल्यूज़ मेरा थोड़ा लाइट है तो फिर से वहाँ पर मैं सेट करके उसको फिर से डार्क करूँगा। ठीक है, तो ऐसे लेयर वाइज लेयर आपको करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियल लेयर वाइज लेयर ही आपको काम करना है। और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका सेटिंग थोड़ा रफ सा लग रहा है तो उसको स्मूथ करने के लिए आपको सर्कुलर स्ट्रोक का यूज़ करना है। यहाँ पर एक शार्प पेंसिल ले लो, ठीक है, और सर्कुलर स्ट्रोक के साथ उसको आपको फील करना है। जो भी पैचेस है, जैसे जब आप सेट करते हो ना वहाँ पर पेपर में जब ग्रेफाइट लगते तो कुछ एरियाज़ में आपको ग्रेफाइट ना जा नहीं पाता, तो उन एरियाज़ को जब आप फील करते हो
तभी उसमें एक स्मूथनेस आता है और तब वो सेटिंग आपका स्मूथ लगता है। तो ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करना है। आप पेंसिल से भी स्पोर्ट्स को फिल करके उसमें स्मूथ सा ग्रेडियंट ला सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रोसेस मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को समझा था, सीखा था, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से फॉलो करना। अगर आपको अपने सेटिंग को इम्प्रूव करना है तो गलती से भी इन 4 मिस्टेक को मत करना। सबसे पहला है वैल्यूज़ को सही से ऑब्जर्व ना करना। आपके रेफरेंस में जो डार्कनेस एंड लाइटनेस है उसको जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे आपका सेटिंग उतना ही अच्छा होगा। एंड सेकंड मिस्टेक है डार्क टू लाइट ट्रांजिशन को ना दिखाना। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको वॉल्यूम दिखाना है, अगर आपको उसमें उसका फॉर्म का फील देना है, तो उसमें जो डार्क टू लाइट जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्फीयर को सेट कर रहे हो तो एक स्फीयर में डार्क टू लाइट जो ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ होगा, लेकिन अगर आप एक क्यूब को ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें स्मूथ ट्रांजिशन को आपको नहीं देना है। उसमें ट्रांजिशन आपका सटल होगा, जैसे डार्क पार्ट तो तुरंत लाइट पार्ट, ओके, और तुरंत एक साइड में मिड टोन। तो ऐसे करके जब आप सेट करोगे एंड ट्रांजिशन को दिखाओगे तभी उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो आएगा। एंड थर्ड मिस्टेक है ब्लेंडिंग सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करना। देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो जितना ज़्यादा ब्लेंडिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे उनका आर्टवर्क उतने ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं है। ब्लेंडिंग करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप स्ट्रोक कैसे लगा रहे हो। अगर आपके पेंसिल का स्ट्रोक सही है तो बिना ब्लेंडिंग के भी आप बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर ला सकते हो अपने ड्राइंग में। तो ब्लेंडिंग टूल्स के ऊपर फोकस ना करके आपको अपने पेंसिल स्ट्रोक के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एंड फोर्थ मिस्टेक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है ड्राइंग को सही से ना करना। हम जितना भी सेटिंग कर लो, पहले उसको सही कर लो, लेकिन अगर आपका ड्राइंग में मिस्टेक है तो आपको ओवरऑल जो आर्टवर्क है वो गलत बनेगा। तो अपने ड्राइंग को हमेशा अच्छे से कर लेना, फिर आप सेटिंग को कर सकते हो, ठीक है। अभी सेटिंग कंप्लीट होने के बाद जो डिटेल है हम लोग उसको करेंगे। जैसे यहाँ पर आईलैशेस को मैं देख रहा हूँ। अभी आईलैशेस में ये इंपॉर्टेंट है कि उसका डायरेक्शन को आपको ऑब्जर्व करना है कि जिस डायरेक्शन में आपका आईलैशेस जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक लगाना है, तभी आईलैशेस का फील आएगा, ठीक है। अभी उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक को लगाना है। और अभी आईब्रो में जो एक्स्ट्रा बाल बाहर में दिख रहा है मुझे, जो एक दो बाल बाहर निकल के आ रहा है, उसको मैं अभी लास्ट में करूँगा, ठीक है। पहले आपका फेस टोन जो आपका वैल्यू है वो सही से रेडी होना चाहिए। उसको ऊपर ये जो फाइनल डिटेलिंग है, जो एक्स्ट्रा हम लोग डिटेल कर रहे हैं, ये चीज़ सबसे लास्ट में आएगा। और इसको आपको ऑब्जर्व करके कैसे आपको दिख रहा है ऐसे आपको करना है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक बालों को ड्रॉ करो, बस बालों का जो पैटर्न है, जिस डायरेक्शन में हेयर्स मूव हो रहा है आपको उसी डायरेक्शन में उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जितना भी आपको और थोड़ा और डिटेलिंग चाहिए, थोड़ा और स्मूथनेस चाहिए, तो आप उसको लास्ट में ऐड कर सकते हो। ये होता है फाइनल टच, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने ड्राइंग को ऑब्जर्व करो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये एरिया थोड़ा सा रफ सा फील हो रहा है, कुछ नहीं करना, बस पेंसिल को अच्छे से शार्प करके सर्कुलर स्ट्रोक के साथ बस उस पर फील करना है, ठीक है। और ओवरऑल मैं वैल्यूज़ को भी साथ में देख रहा हूँ कि ओवरऑल जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, वो सही आ रहा है कि नहीं। जो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो आइस के ऊपर जो स्किन का पार्ट है वहाँ पर लाइट आ रहा है, ठीक है। तो उस पार्ट में लाइट अच्छे से फील हो रहा है कि नहीं मेरे आर्टवर्क में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही करके आपको सेटिंग को करना है। एंड अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिला है तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर करना। और अगर आपको पोएट्री कोर्स के बारे में और कुछ जानना है तो इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। और आप सब ने इतना डिमांड किया है, इसीलिए नेक्स्ट वीक से मैं ऑयल पेंटिंग का भी वीडियोस आपने इसी चैनल में अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को फॉलो भी ज़रूर करना ताकि वो वीडियो सबसे मिस ना हो।